स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी में वर्णमाला टॉपिक जो कुछ अधूरा बचा हुआ था उस अधूरे क्रम को पूरा करते हुए इस वर्णमाला टॉपिक को पूरा समाप्त किया जाएगा और उसके बाद में संधि प्रकरण के विषय में विस्तार रूप से चर्चा किया जाएगा, क्योंकि संधि आप तभी समझ सकते हैं जब आपको वर्णमाला का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में संधि प्रकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं वर्णमाला के अंतर्गत। इसके पहले मैंने वर्णमाला के विषय में आपको स्वर भेद के दो आधारों को बता दिया है, जिसमें पहला आधार था उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद और दूसरा भेद था मात्रा काल के आधार पर स्वर भेद। आज हम लोग समझेंगे प्रयत्न के आधार पर स्वर भेद। वास्तव में प्रयत्न के आधार पर जो स्वर भेद होता है वो कितना होता भैया, तो वो दो होता है। कितना होता है? दो होता है। दो में कौन कौन सा होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो दो में जो पहला होता है उसे हम कहते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा होता है भैया बाह्य प्रयत्न। क्या होता है? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रयत्न के आधार पर स्वरभेद कितने प्रकार के होते भैया, तो दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो होता है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर शब्द जो बना है ये अभिधन अंतर के योग से बना हुआ है। ठीक है। ये जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है यह कितने प्रकार का होता है भैया, तो यह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आइए उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। इन तीन प्रकारों में भैया जो पहला प्रकार है वो है मुखाकृत के आधार पर स्वर भेद। क्या भैया? मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर स्वर भेद या मुखाकृत के आधार पर, बस इतना लिखते क्योंकि स्वरभेद तो कर ही रहे हैं हम लोग, है ना। मुखाकृत के आधार पर। और दूसरा है भैया जिह्वा के आधार पर। क्या है? जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरभेद। और तीसरा और अंतिम जो इसके भेद का आधार है वह है ओष्ठाकृत के आधार पर। क्या भैया? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरभेद। ठीक है। तो इसमें जो मुखाकृत के आधार पर स्वरभेद होता है ये कितने तरीके का होता है भैया, तो यह चार तरीके का होता है। कितने? चार तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है वो भी जान लेते हैं हम लोग। तो उसमें पहला होता है संवृत्त। संवृत्त स्वर वर्ण। दूसरा होता है अर्ध संवृत्त स्वरवर्ण।
तीसरा होता है अर्ध विवृत स्वरवर्ण, और चौथा जो होता है वो होता है भैया विवृत स्वरवर्ण। क्या होता है? विवृत स्वरवर्ण। ठीक है, अर्थात पहला हो गया समृत, दूसरा हो गया अर्धसमृत, तीसरा हो गया अर्धविवृत और चौथा हो गया विवृत। ठीक है, हम लोग स्वर भेद के ही आधार पढ़ रहे हैं तो बार बार स्वर लिखने की कोई खासी आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है, ये जो समृत होता है, समृत किससे कहते हैं पहले ये समझते, फिर इनके वर्णों के विषय में समझेंगे कि इसकी श्रेणी में कौन कौन से वर्ण आएंगे। हम लोग शुरू से ही समझते हुए चलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से चीजों को समझेंगे। अगर हम शुरू से इन चीजों को समझेंगे तो ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगी। देखिए भैया, अगर मैं एकदम शुरू से करूं, एकदम शुरू से बात करूं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर भेद के आधार। स्वर भेद के आधार में दो भेद के आधार हमने पढ़ लिए, तीसरे भेद का आधार हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरे भेद का आधार है प्रयत्न के आधार पर स्वर भेद। प्रयत्न के आधार का मतलब ये होता है, प्रयत्न मतलब होता है जोर। आखिर स्वर वर्णों के उच्चारण में जो हम लोग जोर लगाते हैं, उस जोर लगाने की स्थितियां क्या होती हैं? तो उसकी दो स्थितियां पाई जाती हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर मतलब होता है मुख के अंदर से, और बाह्य का मतलब होता है बाह्य रूप में। ठीक है, तो मुंह के अंदर के रूप में भी हम लोग तीन तरीके से प्रयत्न करते हैं। उसमें पहला है मुखाकृत के आधार, एक मुखाकृत के आधार पर प्रयत्न करते हैं, एक जिह्वा के आधार पर प्रयत्न करके बोलते हैं, और एक क्या होता है ओष्ठाकृत के आधार पर प्रयत्न करते हुए हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मुखाकृत का आधार है, मुखाकृत की जो आधार की स्थिति वो भी चार तरीके की बन जाती है। उसमें एक समृत है, एक अर्धसमृत है, एक अर्धविवृत है और एक विवृत है। ठीक है, जो समृत होता है, समृत का मतलब होता है समृत स्वरवर्णों की श्रेणी में वे स्वरवर्ण सम्मिलित होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम मात्रा में खुले, मुंह जो है बहुत कम मात्रा में खुले। और विवृत का मतलब होता है जब मुख विवर जो है सबसे ज्यादा खुल जाए। अर्धसमृत का मतलब होता है जब समृत से थोड़ा ज्यादा खुले किंतु अर्धविवृत से थोड़ा कम खुले, तब उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते हैं अर्धसमृत। और अर्धविवृत का मतलब होता है जब अर्धसमृत से थोड़ा ज्यादा किंतु विवृत से थोड़ा कम खुले, तो उसे हम अर्धविवृत स्वरवर्ण कहते हैं। इसमें जो समृत होता है, इस समृत के श्रेणी में भैया चार वर्ण सम्मिलित होते हैं। ई, ई, उ, उ, ये चार वर्ण आते हैं। ठीक है, ये चार वर्ण आते हैं। अगर 11 वर्णों की क्रम श्रृंखला को अगर देखें तो हम इसमें री वर्ण को भी सम्मिलित कर लेते हैं। री वर्ण को हम यहीं पर सम्मिलित करते हैं। ये भी री, इसका भी उच्चारण में हमारा जो मुख विवर है बहुत कम मात्रा में खुलता है। ठीक है, इसमें जो अर्धसमृत होता है, इस अर्धसमृत की श्रेणी में वे वर्ण सम्मिलित होते हैं जिनमें हमारा मुख विवर थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। ठीक है, जिनमें हमारा मुख विवर जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में खुलता है। इसमें दो वर्ण आते हैं, एक ए आता है और एक ओ आता है। क्या आता भैया? एक ए वर्ण आता है और एक ओ वर्ण आता है। दो वर्ण यहां पर आते हैं। ठीक है, ए ओ। और यहां पर जो विवृत देख रहे हैं, इस विवृत में केवल एक ही वर्ण आता है जिसे हम कहते हैं आ, क्योंकि आ जब हम बड़ा आ का उच्चारण करते हैं आ, तो पूरा हमारा मुख विवर खुल जाता है। अब यहां 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 आपने तीन जगह वर्णों को रख दिया है। अब जो शेष बचे वर्ण है उनको कहां रखना? आपको अर्धविवृत में रख लेना है। ठीक है, कौन कौन से बचे हैं? तो इसमें भैया छोटा आ बचा हुआ है, जिसे आप अ कह सकते हैं। यही इसके अलावा आए है और औ बचा है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके 11 स्वरवर्ण हो गए ना। और स्वरवर्णों की संख्या कितनी है? 11। आपके 11 के 11 स्वरवर्ण व्यवस्थित हो गए हैं। अर्थात समृत की श्रेणी में ई, उ, उ और री वर्ण सम्मिलित होता है। वहीं अर्धसमृत में ए और ओ सम्मिलित होता है, और अर्धविवृत में ए ऐ औ होता है, और विवृत में आ वर्ण सम्मिलित होता है। ठीक है, परिभाषा समझ में आनी चाहिए आपके। समृत का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण मुख विवर बहुत कम खुले,
अर्धसंवृत्त का मतलब होता है जब संवृत्त की अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा मुख खुले। अर्धविवृत्त का मतलब होता है जब अर्धसंवृत्त से कुछ ज्यादा मुख खुले। और विवृत्त का मतलब होता है जब अर्धविवृत्त से ज्यादा अर्थात सबसे ज्यादा मुख विवर जिन वर्णों के उच्चारण में खुलता है उन्हें हम विवृत्त वर्ण कहते हैं। देखिए, आप इधर से इधर भी इसकी परिभाषा बना सकते हैं, इधर से इधर भी इसकी परिभाषा बना सकते हैं। परिभाषा बहुत तरीके से बना सकते हैं, केवल आपको वास्तविक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, विवृत्त में सबसे ज्यादा मुख खुलता है। अर्धविवृत्त में इस विवृत्त के अपेक्षाकृत कुछ कम मुख खुलता है। अर्धसंवृत्त में अर्धविवृत्त की अपेक्षाकृत कुछ कम मुख खुलता है। और संवृत्त में अर्धसंवृत्त की अपेक्षाकृत कुछ कम मुख खुलता है। सबसे कम मुख इसमें खुलता है और सबसे ज्यादा मुख इसमें खुलता है। विवृत्त से कम अर्धविवृत्त में और संवृत्त से कुछ ज्यादा अर्धसंवृत्त में मुख खुलता है। बात समझ में आई? इसमें कम, इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें सबसे कम नहीं, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम और इसमें सबसे कम मुख विवर खुलता है। बात समझ में आई? कहीं कोई संदेह होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो पूछा गया है वो पूछे गए हैं, एक तो अर्धसंवृत्त के अंतर्गत आने वाले वर्णों के विषय में पूछा गया, कौन कौन से वर्ण अर्धसंवृत्त की श्रेणी में आते हैं और कौन से वर्ण ऐसे हैं जो विवृत्त वर्णों की श्रेणी में आते हैं। ये दो प्रश्न आपके पूछे गए हैं और वो भी टीजीटी की परीक्षा में पूछे गए हैं, टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर हम लोग अगले प्रकार की तरफ चलेंगे जो कि है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर चलिए अब हम लोग समझेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वरवर्णों को कितने तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने ना? चलिए, देखिए, जिह्वा के आधार पर जो स्वरभेद होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं। क्यों नहीं दो हो गया, क्यों नहीं चार हो गया? उसका भी कारण है। कारण क्या भैया कि वास्तव में हमारा जो जीभ होता है, जीभ, हमारे जीभ की जो स्थितियां पाई जाती हैं वो स्थितियां कितनी पाई जाती हैं? तो जीभ की हमारी तीन स्थितियां पाई जाती हैं, यह भाग और यह भाग। ये तीन भाग है उसके। इसमें से ये जो भाग है इसे हम कहते हैं अग्र भाग, इसे हम कहते हैं मध्य भाग, मध्य भाग, और इसे हम लोग कहते हैं पश्च भाग, पश्च भाग। ठीक है, ये जीभ की स्थिति है। जो जीभ की तीन स्थितियां पाई जाती हैं, अग्र, मध्य, पश्च, ठीक इसी के अनुसार जीभ के अग्र भाग से जिन वर्णों को बोलते हैं उन्हें हम अग्र स्वर वर्ण कहते हैं, जिनको जीभ के मध्य भाग से बोलते हैं उन्हें हम मध्य स्वर वर्ण कहते हैं, और जिनको जीभ के पीछे वाले भाग से बोलते हैं उनको पश्च स्वर वर्ण कहते हैं। इसी के आधार पर इनका वर्गीकरण हम तीन हिस्सों में कर लेते हैं। भैया कितने हिस्सों में करते हैं? तीन हिस्सों में कर लेते हैं। ठीक, पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर, पश्च स्वर। इसमें जो मध्य स्वर है, इस मध्य स्वर की श्रेणी में एक ही वर्ण आता है, अ। ठीक है, अग्र भाग से बोले जाने जो वाले वर्ण हैं उसमें आता है भैया ई, ई, ए, ऐ, ये चार वर्ण आते हैं। ठीक है, चार वर्ण यहां हो गए। इसमें से एक वर्ण आप इसमें और रख सकते हैं, रिवर्ण। रिवर्ण वहीं सम्मिलित वहीं रखा जाएगा, उसी वर्ग श्रेणी में रखा जाएगा जहां पर छोटी ई होगा, क्योंकि ई और री की स्थितियां काफी हद तक मिलती जुलती हैं।
बोलने की स्थिति में। अब शेष बचे वर्ण, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 6 वर्ण हो गए और 6 के अलावा जितने बचे हुए वर्ण हैं सब हम लोग कहां ले जाएंगे, पश्च में ले जाएंगे। ठीक है, यानी यही आपका आएगा बड़ा आ, यही आपका आ जाएगा ऊ, यही आएगा ऊ, यही आएगा ओ, यही आएगा औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपके 11 के 11 वर्ण व्यवस्थित हो गए। बात समझ में आई? अब इसकी स्थितियां समझिए कैसे वर्गीकृत किया गया, ये वास्तविकता क्या है इसकी। देखिए भैया, जिह्वा के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण आपसे पूछा जाए कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने? 3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे? तो आपके जीभ की 3 स्थिति पाई जाती है, जीभ का अग्रभाग, जीभ का मध्य भाग और जीभ का पश्च भाग। तो जीभ के अग्रभाग से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम कहते हैं अग्रस्वर, और जीभ के मध्य भाग से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम कहते हैं मध्य स्वर, और जो जीभ के पश्च यानी पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं उनको हम कहते हैं पश्च स्वर। ठीक है, तो जीभ के अग्रभाग से आप बोल के देखेंगे इ ई ए ऐ, इ ई ए ऐ में आप देख रहे हैं जीभ का आगे वाला जो भाग वो सक्रिय है, उस पर हवाओं का थोड़ा सा दबाव पड़ रहा है। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें जो जीभ पर हवाओं का दबाव पड़ रहा है वो बहुत नाम मात्र का पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है कि जीभ एकदम से बैठ सी जाए, बैठती नहीं है, बस जीभ पर महसूस होता है कि उस पर हवाओं का थोड़ा सा जोर पड़ रहा है। और आप बोल के देखिए, आपको लगता है जीभ का जो मध्य भाग है वो सक्रिय हो रहा है, और फिर कहिए लग रहा है पीछे वाला भाग है ना, पीछे वाला भाग सक्रिय हो रहा है। तो ये अ उ ऊ ओ औ, ये जीभ का पीछे वाला भाग सक्रिय हो रहा है, इसलिए ये वर्ण यहां सम्मिलित है, मध्य भाग के अंतर्गत ये आ रहा है और अग्र भाग की श्रेणी में ये वर्ण आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग इसके अगले क्रम में चलते हैं। ले लिए भैया आपने स्क्रीनशॉट इसका? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देखेंगे ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर वर्णों के भेद कितने होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर वर्णों का हम विभेद कितने तरीके से कर सकते हैं भैया, तो 2 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। 2 कौन कौन से तरीके हैं? तो उन 2 तरीकों की श्रेणी में एक तो आता भैया वृत्ताकार, इसी वृत्ताकार को हम कहते हैं वर्तुल वर्ण। ठीक है, वर्तुल वर्ण। ठीक है, और जो दूसरा इसका भेद है उसे हम कहते हैं आवृत्ताकार, या उसी को हम लोग कहते हैं आवर्तुल। आवर्तुल वर्ण। ठीक है, इसमें जो वृत्ताकार है, इस वृत्ताकार वर्ण की श्रेणी में जो वर्ण आते हैं वो 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? तो इसमें आता है भैया उ ऊ ओ औ आता है। ठीक है, और शेष सारे के सारे वर्ण यहां आ जाते हैं।
यहां कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो यहां आपका भैया आ जाता है छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण आपके पूरे हो गए। अब ध्यान से समझिए आप, इसमें ध्यान में रखने का विषय वस्तु यह है कि इसमें पहले आप समझिए, ये ओष्ठाकृत मतलब होता ओठ की आकृति के आधार पर, अर्थात स्वर वर्णों के उच्चारण में आपकी जो ओठ की आकृति बनती है उस आकृति के आधार पर हम इन स्वर वर्णों को दो हिस्सों में बांटते हैं। क्योंकि एक तो होता है वृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब होता है, देखिए वृत्त की आकृति जो होती है वो होती क्या भैया? गोल होती है। क्या होती है? गोल होती है। तो या तो हमारा ओठ गोल होता है या फिर हमारा ओठ गोल नहीं होता है, गोल नहीं होता है। तो जब हमारा होठ जो है गोल हो जाता है उसे हम वृत्ताकार कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वृत्ताकार कहते हैं। और जब हमारा ओठ गोल नहीं हो पाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? अवृत्ताकार। क्या कहते हैं भैया? अवृत्ताकार कहते हैं। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख जो है वृत्त की आकृति का हो जाए, गोल हो जाए, उन्हें हम वृत्ताकार या फिर वर्तुल वर्ण कहते हैं। तो ये वर्ण ऐसे हैं, देखिए उ, ऊ, ओ, औ में आपका ओठ जो है गोल हो जाता है, लेकिन इन वर्णों के उच्चारण में आपका ओठ गोल नहीं होता है। आ, ई, कहां ओठ गोल हो रहा? गोल नहीं हो रहा ना, इनके उच्चारण में ओठ कभी गोल नहीं होता है। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में अपना ओठ जो है वो गोल हो जाए, वृत्त की आकृति को ग्रहण कर ले, उसे हम वृत्ताकार या वर्तुल वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा ओठ गोल ना हो उन्हें हम अवृत्ताकार या अवर्तुल वर्ण कहते हैं। आई होप ये बात भी आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। यदि मन में कोई संदेह होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट भैया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके पहले की क्लास को यदि आपने अच्छे से देखा है तो आप हमें कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इन प्रश्नों के जवाब देंगे यदि आपने इनको पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके पहले की सारी क्लासें अपलोड कर रखी हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब वहां से मिल जाएंगे। यदि नहीं देखा है तो, देखा है तो आप इन प्रश्नों का जवाब हमें जरूर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा? या हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? किसने लिखा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद बताएं। ध्यान रहे, मैं शब्द विच्छेद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संधि विच्छेद की बात कर रहा हूं। संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? तीसरा प्रश्न,
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? इस प्रश्न का जवाब बहुत सोच समझ के आप देंगे, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसके लिए हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, ए, वी, सी और डी। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। पहला ध्वनि, दूसरा है वर्ण, तीसरा है शब्द और चौथा है वाक्य। इन 3 प्रश्नों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे, कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। हाँ, कमेंट करना आप ना भूलें। यदि किसी भी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हिंदी से रिलेटिव जो फंसा हुआ जिसका आप जवाब चाहना चाहते हैं, तो आप उस प्रश्न के विषय में हमें जरूर सूचित करें। इसके साथ ही आपको ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से कि आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा। इसी के साथ धन्यवाद।